Hello everyone, welcome to all of you. In this video section, we are going to discuss about the very important topic, very important part of Indian Constitution. हमारे आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, उसका हेडिंग ये यूँ कह लीजिए कि टॉपिक रहेगा जुडिशरी न्यायपालिका। न्यायपालिका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या हर लिहाज से देखा जाए तो जुडिशरी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर एक जनरल आदमी के डेली लाइफ में भी देखें तो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा हम देखते हैं कि जुडिशरी कहाँ पर स्टैंड करती है हमारे देश में। हमने देखा था सरकार के 3 अंग जो होते हैं, ठीक है, ये एक देखा हमने कार्यपालिका, एक विधायिका और एक होती है हमारी न्यायपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो यहां पर हमको जुडिशरी के बारे में देखने को मिलता है। अब जुडिशरी के बारे में यहां पर है तो आर्टिकल 50 हमने पढ़ा था। आर्टिकल 50 बोलता है कि न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, वहां पर हमने देखा था आर्टिकल 50 में डीपीएसपी में कि न्यायपालिका और जो कार्यपालिका होंगी उनको स्वतंत्र रखा जाएगा। तो यहां पर भी जुडिशरी का आया था। अब बात करते हैं कि भारत के संविधान में जुडिशरी के संबंध में कहां पर प्रावधान है। तो हमने जैसे पढ़ा था भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 पार्ट 5 था, तो वहां पर हमने देखा कि संघ की सरकार से संबंधित है। संघ की सरकार, संघ की सरकार में भाग 5 और भाग 6 है आपका राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार है। ठीक है, अब राज्य की सरकार है और संघ की सरकार है, इससे संबंध में भाग 5 और भाग 6 हैं। तो यहीं पर हमने देखा था कि जुडिशरी भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 में हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय, जो संघ की न्यायपालिका यूं कहे कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बारे में वर्णन मिलता है। और राज्य सरकारों में जो हाईकोर्ट्स वगैरह हैं, इनके बारे में 214 से लेकर के 232 तक, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 233 के बीच में भी आपको राज्य की सरकारों के अंतर्गत आपको यहाँ पर राज्य के हाईकोर्ट्स के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ पर सुप्रीम बॉडीज आप देख सकते हैं। तो इसके बाद फिर यहीं पर हमने देखा था 233 से लेकर के 237 तक आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट्स या अधीनस्थ न्यायालय इनको बोला जाता है, तो उनके बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाग 5 और भाग 6, इसके अलावा 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के पार्ट 14 का क खंड जोड़ा गया और इस पार्ट 14 भाग 14 का क खंड या ए, पार्ट 14 ए इसमें ऐड किया गया और जिसमें आपको ऐड किए जाते हैं क्या, ट्रिब्यूनल्स या जिनको बोला जाता है अधिकरण। ये भी एक कोर्ट की भांति ही यह कार्य करते हैं। जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, पर्यावरण को कोई अगर क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए जो सुनवाई होगी या उसको दंड देने का प्रावधान वगैरह, तो इस तरीके से एक न्यायपालिका या कोर्ट की भांति ये भी कार्य करते हैं। और इनको ऐड किए गए थे पार्ट 14 के ए में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और आर्टिकल इसके लिए अगर कोई है तो 323 का ए एंड 323 का बी, ये 2 आर्टिकल यहाँ पर हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो न्यायपालिका वगैरह है, तो हमारे भारतीय संविधान में इस तरीके से जुडिशरी से संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आज हम अध्ययन करने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कोर्ट से रिलेटेड हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था,
इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी आपका कलकत्ता में की गई। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में जो जज थे या चीफ जस्टिस थे यहाँ पर, इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो एलिजा इम्पे जो थे आपके सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जज कह लीजिए, जो 1774 में ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब का? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और इस एक्ट में बात की गई थी भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और उसी के तहत भारत में कलकत्ता में, मतलब जो बंगाल की वहाँ पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविंस थी कलकत्ता, तो वहाँ पर यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे के जज थे। इसके बाद धीरे धीरे जब आगे, इसी में एक चीज और ऐड कर लिएगा, इसके अलावा भी इसमें तीन अन्य जज अगर आएगा, 3 अन्य जज न्यायाधीश, तो 3 अन्य न्यायाधीश जज कौन थे? HCL करके आप याद रख सकते हैं, हाइड, चैम्बर्स तथा लेम्स्टर। ठीक है, हॉयड, चैम्बर्स और लेम्स्टर, ये 3 अन्य जज यहां पर थे। तो एक सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य जज में आपने याद रखना है HCL, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर इसके पश्चात बात हम थोड़ा सा इसी का हिस्ट्री जब आगे देखेंगे, तो यहां पर से चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे और इनके अलावा HCL हो गए। तो यहां से इसके बाद हम आते हैं सीधे 1935 में, और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि भारत का एक फेडरल कोर्ट होगा, फेडरल कोर्ट। अब फेडरल कोर्ट का मतलब संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय का मतलब ये था कि इसकी जो सुनवाई थी या इसके जो निर्णय थे, वो ब्रिटेन में स्थित एक प्रिवी काउंसिल, वहां पर प्रिवी काउंसिल, उसकी संसद में, पार्लियामेंट में उसके सदस्यों के सामने इसके जो द्वारा दिए गए जो भी आपके डिसीजन थे, उन डिसीजंस को यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता था, अर्थात इनकी पुनः सुनवाई हो सकती थी। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, ये बात रखी गई थी 1935 में। और 1935 में ये बात जब रखी गई, तो इसके तहत ध्यान रखेगा, 1935 में जब ये बात रखी गई, तो इसके तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और वो सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट टू बी प्रिसाइज, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और संघीय न्यायालय की जब स्थापना की गई, तो इसके पहले जो फेडरल कोर्ट के जज थे, फर्स्ट जज ऑफ द फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके द्वारा जब ये संघीय न्यायालय बनाया गया, तो इसमें जो पहले जज थे वो थे मॉरिस गोयर। अब ये व्यवस्था चलती रही आजादी तक, इसी तरीके से यहां पर ये चलता रहा। तो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, इस वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई अगर आपसे पूछा जाए, तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको बोला गया, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस इसके थे आजादी के बाद हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे। इस तरीके से आप ये फैक्ट याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे, मॉरिस गोयर और हीरालाल जे कानिया अपने अपने क्रम में ये प्रथम स्थान पर हैं, और किस तरीके से हैं वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं वर्तमान में अगर देखें, तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो हैं आपके एन.वी. रमना, और ये हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के 48 चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 48वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हैं
NV रमन, NV रमन या रमणा, ठीक है। ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर करंट अफेयर्स के देखें तो 48वें नंबर के हैं NV रमणा। तो ये एक नॉर्मल सा जस्ट एक आइडिया था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन, इसके जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक हमारे संविधान के पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान देखने को मिलता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका है 124 और ये बात करता है कि इंडिया के लिए इंडिया शैल हैव इट्स सुप्रीम कोर्ट, भारत का अपना एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन और उसके संगठन की बात इसके अंतर्गत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट अगर भारत का हो तो सुप्रीम कोर्ट में कौन जो जज हैं वो किस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है, क्या उनकी योग्यता है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता अगर मैं बात करूं तो कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, तो योग्यता में आपको 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, इसमें आपके 3 पॉइंट आएंगे, इसमें 3 पॉइंट, या तो वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर कम से कम 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर रहा हो, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक चीफ जस्टिस के पद पर रहा हो, या तो वो व्यक्ति बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, न्यायाधीश, या वह एडवोकेट या वकील, किसी भी कोर्ट में वह वकील रहा हो पिछले लगातार 10 वर्षों से, और पिछले लगातार 10 वर्षों से वह किसी हाई कोर्ट का वकील रहा हो, इसको हम वकील कोटा के नाम से भी जानते हैं, वकील कोटा, ठीक है, एडवोकेट कोटा के नाम से भी इस पॉइंट को जानते हैं। और तीसरा, राष्ट्रपति की दृष्टि में वह विधि का पारंगत ज्ञाता हो, विधि का पारंगत ज्ञाता। तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि या तो वो हाई कोर्ट में हो पिछले 5 वर्षों से चीफ जस्टिस के पद पर, या फिर वो किसी भी कोर्ट में एडवोकेट हो पिछले लगातार 10 वर्षों से, या राष्ट्रपति की दृष्टि में वह विधि का पारंगत ज्ञाता हो। अब भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो लगभग जितने 80 से लगभग 90% हम बात करें, 90% जो जज होते हैं उनका चयन हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाता है इन 90 या मोस्ट ऑफ द केसेस। केवल 10% केसेस में ही ऐसा हो पाता है कि वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है वह किसी हाई कोर्ट में वकील के या किसी हाई कोर्ट में वो वकालत कर रहा हो, तो उसको वकील का कोटा। अब जब इस तरीके की कंडीशन है आई तो इसमें कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि ऐसा पहला कौन व्यक्ति था, ऐसा पहला कौन सा वकील था जो इस कोटे से आपका क्या बना था, जज बना था। तो यहाँ पर आते हैं हम एस.एन. सीकरी, एस.एन. सीकरी का नाम आता है। एस.एन. सीकरी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इस कोटे से या वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट में क्या बने थे, जज बने थे। अगर बात करें महिला की तो यहाँ पर आपने रिसेंटली नाम सुना होगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा वो पहली महिला थी, इंदु मल्होत्रा वो पहली महिला थी जो इस वकील कोटे से पहली बार, वो पहली महिला जो वकील कोटे से पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। तो ये नाम आप याद रखिएगा। और बात करें इसी में 1950 में, जैसे मैंने बताया था कि 28 जनवरी 1950 को जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है
वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और तब से लेकर के 1989 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो था, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई भी महिला जज नहीं थी। ध्यान रखिएगा, 1989 तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला जज नहीं थी। पहली बार मीरा साहिब फातिमा बीवी को 1989 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मीरा साहिब फातिमा बीवी, ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीवी ये भारत की ऐसी पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। तो ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं जिनको आप याद रखिएगा, चाहे वो एलिजा इम्पे हो, चाहे वो मॉरिस गोयर हो, ठीक है, चाहे वो मॉरिस गोयर हो, चाहे आपका हीरालाल जे कानिया हो, है ना, चाहे एसएन सीकरी हो, चाहे इंदु मल्होत्रा हो, चाहे आपके मीरा साहिब फातिमा बीवी हो। ये कुछ ऐसे नाम हैं आपके जिनसे आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में जब हम बात करें आर्टिकल 124 की, तो 124 के फर्स्ट क्लॉज में ये कहा गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और जब ये बात कही गई तो 1950 में जब ये बात बोली गई तो वहां पर उस समय 1+7 जो था टोटल जजों की संख्या थी। टोटल जज अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट की जिसमें स्थापना हुई 1950 में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी थी? 8, एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जज। और वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 2019 में इनकी जो संख्या है वो बढ़ाकर कर दी गई है 34। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जजों का कैसा है? 33+1, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 अन्य जज। तो प्रारंभ में अगर पूछा जाए जब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी? तो आंसर विल बी 1+7 दैट इज इक्वल टू 8। 8 जज उसमें थे। वर्तमान में 2021 में अगर बात करूं तो 2019 से लगभग यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो कर दी गई है 34। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जजों का ये नंबर क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए क्योंकि पहले जब थे, वर्तमान में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस को, हर प्रकार के केसेस को अलग अलग जज के द्वारा निपटाने के लिए उनकी संख्या में इजाफा करते रहता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय इस संख्या कम थी, वर्तमान में हम देखते हैं तो ये संख्या 34 है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 124 का सेकेंड क्लॉज, ठीक है, 124 का सेकेंड क्लॉज। 124 का फर्स्ट क्लॉज हमने देखा कि उसमें भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तरीके से होगा ये बात कही गई है कि उस समय हमने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट में 1+7 थे और अभी वर्तमान में हम देखें तो 33, 1+33 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सुप्रीम 124 का फर्स्ट क्लॉज। 124 का सेकेंड क्लॉज बात करता है कि जजों की जो नियुक्ति है, ठीक है, नियुक्ति अपॉइंटमेंट से, अपॉइंटमेंट भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा? तो चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ध्यान रखिएगा नियुक्ति तो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट जो होगा इन जजों की नियुक्ति करने से पहले मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के उनसे विचार विमर्श जरूर करेगा। होता क्या था 1950 से पहले 1950 से 1993 तक जो भी सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता था वह जो मंत्री परिषद होती थी, ठीक है, मंत्री परिषद के सलाह या परामर्श पर उनकी नियुक्ति की जाती थी। 1950 से लेकर के 1993 का वो दौर या वो समय कह सकते हैं, इस दौरान जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जाते थे उन जजों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह या उसके परामर्श के आधार पर की जाती थी। परामर्श मंत्रिपरिषद के सलाह या परामर्श तक
तक की जो ये व्यवस्था थी इनके परामर्श पर होती थी। लेकिन इसके इसी साल 1993 में एक केस आता है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ बनाम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा जाना जाता है 1993 का एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में ये बात बोली गई कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज अभी तक मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर नियुक्त किए जा रहे थे, मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर उन जजों की नियुक्ति अब इसके बाद से नहीं होगी, और मंत्री परिषद की सलाह या परामर्श को अब अगर नहीं मानेंगे तो कौन सा सिस्टम लाए, तो यहाँ पर से एक नया सिस्टम आता है जिसको बोला गया कोलेजियम सिस्टम। और इस कोलेजियम सिस्टम के द्वारा भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो 1993 का इसको हम सेकंड जजेस केस, ठीक है, तो सेकंड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट जजेस केस आपका आया था, फर्स्ट जजेस केस था 1982 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीशों के स्थानांतरण वाद से संबंधित वो केस था कि आर्टिकल 222 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह मंत्रिपरिषद की सलाह लेंगे किसके लिए, हाईकोर्ट के जजों की स्थानांतरण से संबंधित। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही इस हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण कर दिया गया था, और उससे संबंधित कुछ गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1978 था, डिक्लेरेशन वैसे 1982 में आया था, तो उसी को फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। और तो उसे आप बस याद रख सकते हैं कि वो न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित वाद था। और जो सेकंड जजेस केस है, ये सेकंड जजेस केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1993 का, क्योंकि इसी सेकंड जजेस केस के आधार पर कहा गया कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट में, वह मंत्रिपरिषद की सलाह या उनके परामर्श के आधार पर न हो करके एक नया सिस्टम उनको नियुक्त करने के लिए बनाया जाएगा, जिसको बोला गया कोलेजियम सिस्टम या कोलेजियम प्रणाली। तो इस तरीके से वर्तमान में भी आप देखेंगे तो कोलेजियम सिस्टम ही वो सिस्टम है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि बीच में NJAC आया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल, उसके तहत भारत के संविधान में पुनः से कोलेजियम प्रणाली को समाप्त करके NJAC एक्ट लाया गया था। हालांकि इस NJAC एक्ट को भी इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि इसमें भी बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका विधायिका के प्रत्यक्ष इसमें जो हस्तक्षेप है उससे मुक्त रहनी चाहिए। और जो NJAC था इसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री तथा जो विपक्ष के कुछ नेता थे, इनका भी इसमें जो कमेटी थी उसमें उनको सम्मिलित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्त करने के लिए। तो इसी चीज को पूरा असंवैधानिक घोषित करार करते हुए ये जो बॉडी बनाई गई थी 2014 में, इसको आपने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और ये वापस से वर्तमान में भी अगर हम देखें तो कोलेजियम सिस्टम ही वो सिस्टम है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, भारत के संविधान में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम लगाया जाता है। अब ये तो रही मेन चीजें या मेन मुख्य बातें सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकारिताएं हैं, चाहे वो अभिलेखीय अधिकारिता हो, चाहे वो सर्वोच्च अपीलीय अधिकारिता हो, चाहे वो अपना जुडिशियल रिव्यू करने की अधिकारिता हो, चाहे वो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह को देने या न देने संबंधित उसकी कुछ शक्तियां, कुछ अधिकारिता हो, तो उन सभी शक्तियां अधिकारिता को हम उनसे संबंधित आर्टिकल्स के रूप में अब नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड है या यूँ कहें कि उसको शक्तियां प्राप्त हैं कि वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम कर सकता है, वो अपने पुराने दिए गए जजमेंट को वापस पलट भी सकता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई सलाह को देने के लिए या न देने के लिए स्वतंत्र है।